हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम समझेंगे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको, जो हर बुक में बताई जाती है, ये है लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें इन्फ्लेशन भी हाई होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होती है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि इन्फ्लेशन भी हाई है प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ लो हो गई है, स्लो हो गई है, हम उसको बोलते हैं कि ये है स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन किन किन वजहों की वजह से हो सकता है, तो वी विल गो इनटू व्हाई स्टैगफ्लेशन कैन हैपन। इसमें पहला रीज़न जो है वो है लो कंजम्पशन। क्यों है लो कंजम्पशन? देखो, अगर लोगों की इनकम कम है, दैट इज़ इनकम कम है, तो वो चीज़ें कम बाय करेंगे, दे विल बाय लेस। तो कंपनीज़ को प्रॉफिट भी कम होगा। अब अगर कंपनीज़ को प्रॉफिट कम होगा, वो क्या कर सकती है? वो आइटम्स के प्राइस को इंक्रीज़ कर सकती है, बेसिकली इन्फ्लेशन। और दूसरी चीज़ कंपनी क्या कर सकती है? वो वर्कर्स को फायर कर सकती है। तो क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ ने क्या कॉज किया? इन्फ्लेशन भी बढ़ाया, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाया, हेंस स्टैगफ्लेशन। दूसरा रीज़न स्टैगफ्लेशन क्यों हो सकता है? दूसरा रीज़न हो सकता है जब इकोनॉमी को सप्लाई साइड शॉक्स लगे। अब ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑन गोइंग है। दैट इज़, फॉर एग्जाम्पल, वॉलेटाइल ऑयल। वॉलेटाइल ऑयल का बेसिकली ये मतलब है कि ऑयल का प्राइस एकदम से बहुत बढ़ जाए, प्राइस इंक्रीज, इसकी सप्लाई, ऑयल की सप्लाई अनसर्टेन हो जाए। अब मैंने बोला ये ऑनगोइंग प्रॉब्लम है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईरान वॉर। ईरान वॉर में क्या हुआ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया, हमारा वहाँ से ऑयल आता है, ऑयल आना कम हो गया, रिड्यूस हो गया। ऑयल रिड्यूस हुआ, आप अपने ही रोज़ के काम वगैरह में देख पा रहे होगे कि प्राइसेस बढ़ चुके हैं, प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड। अब ये जो प्राइसेस बढ़े हैं और अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट सेम ही है, कोई चेंज नहीं आया, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम हुई है, इट इज़ स्टिल हाई। तो प्राइसेस हाई प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन ये हो गया स्टैगफ्लेशन। प्राइसेस क्यों बढ़े हैं चीज़ों के? यार, अगर ऑयल कम हो गया है, ऑयल की डिमांड बढ़ चुकी है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। हम देख पा रहे हैं सिलेंडर, हमने देखा क्राइसिस, सिलेंडर की डिमांड कैसे बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से प्राइसेस हाई हो गए हैं। तो ये डायरेक्टली ऑयल वाला जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी ईरान वॉर से रिलेट करता है।
थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट। खुद देखो, समझो, आज के टाइम पे हम सभी इसके बारे में बात करते हैं, एआई आ गया है, ऑटोमेशन शुरू हो गया फैक्ट्रीज में, एंड ये दो चीज़ें रिप्लेस कर रहे हैं किसको? ह्यूमंस को। नाउ इफ दे आर रिप्लेसिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस क्या हो रहे हैं? अनएम्प्लॉयड, राइट? ह्यूमंस आर अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड है, अगेन इनकम हो गई लो, इनकम लो हो गई, स्पेंडिंग लो। कंपनी प्रॉफिट के लिए क्या करेगी? प्रॉफिट लो हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए क्या करेगी? प्राइसेस हाई। तो अगेन अनएम्प्लॉयमेंट हाई, प्राइसेस हाई, इम्प्लाइज स्टैगफ्लेशन। तो हमने 3 पॉइंट अब तक देखे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेटाइल ऑयल एंड लो कंजम्पशन। ये तीनों आपस में रिलेट किए जा सकते हैं पॉइंट्स, ये तीनों ही इनफैक्ट रिलेटेड ही हैं आपस में, इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट। नाउ फोर्थ इज सप्लाई साइड मेजर्स। सप्लाई साइड मेजर्स, इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया में जो देखा जाता है, मॉनसून। किसी साल मॉनसून पुअर हुई है, डायरेक्टली कौन इफेक्ट होंगे? फार्मर्स। एम्प्लॉयमेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट लो, प्राइसेस, फूड प्राइसेस स्पेशली हो जाएंगे हाई। दिस इज अगेन स्टैगफ्लेशन। अगर आरबीआई कोई मॉनेटरी पॉलिसी सेट करे, फिफ्थ इज आरबीआई है, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। अगर आप चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डिफरेंट वीडियोस ऑन रेपो रेट बना दूंगा। जो आपको टर्म्स, अगर यहाँ पे कोई ऐसा टर्म है जो समझ ना आया हो, मैं उस पर डिफरेंट वीडियोस बना दूंगा। आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज़ कर दिया, तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ, बैंक्स जो लोन लेंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो बैंक्स भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, लोग लोन लेना कम कर देंगे, लोन लेना कम कर देंगे, अगेन मैन्युफैक्चरिंग हमारी कम हो जाएगी, एंड इन्फ्लेशन कैन हैपन। देखो, मैं कैन हैपन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ मीन टू डिक्रीज इन्फ्लेशन। ये डिक्रीज में कब आता है? डिक्रीज में तब आता है जब डिमांड साइड प्रॉब्लम हो, ठीक है? इसलिए इट इज़ ऑल्सो अ वे टू डिक्रीज इन्फ्लेशन। बट यहाँ पे मैंने एक दूसरी चीज़ बताई है कि अगर बहुत टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई फॉलो कर रहा है, इफ़ आरबीआई इज फॉलोइंग अ वेरी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इवेंचुअली इट कैन लीड टू अ राइज इन इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, देखो लोन कम होंगे, लोन कम हो लेंगे लोग, इन्वेस्टमेंट कम होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन हो रही है। इनफैक्ट अगर इन्वेस्टमेंट कम है, लोग लोन नहीं ले पा रहे, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। अगेन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ गया स्टैगफ्लेशन। सो दिस इज स्टैगफ्लेशन, ठीक है? इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है, एक तो हमने देख ली, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन, दोनों हाई हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ लो है, तो हो रहा है
स्टैगफ्लेशन। इसको बस लिखने का एक दूसरा तरीका ये है, मानो कि प्राइस बहुत गिर गया है, रिसेशन चल रहा है एंड प्राइस हैज़ फॉलन, तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ करेगी, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ लाएगी। उन पॉलिसीज़ से क्या होगा, some sectors will see price rise, बट स्टिल ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे सडन ज़रूरी है, सडन प्राइस राइज, पर स्टिल यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है अभी भी लो हो। तो अगेन इन दोनों को कंबाइन करके, ये आप कुछ बुक्स में देख सकते हो, स्पेशली रमेश सिंह में ये डेफिनेशन है, रमेश सिंह में ये एक्सप्लेन्ड है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से कुछ सेक्टर्स में प्राइस बढ़ गया सडनली, पर एम्प्लॉयमेंट स्टिल लो है, तो अगेन इट इज़ स्टैगफ्लेशन। ठीक है, नाउ एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे, ऑलवेज रिमेंबर स्टैगफ्लेशन falsifies Phillips curve। फिलिप्स कर्व मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। फिलिप्स कर्व का बेसिक मीनिंग ये होता है, फिलिप्स कर्व ये कहता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है अगर, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, और इन्फ्लेशन अगर कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिमांड साइड प्रेशर। एंड दिस इज सीन इन शॉर्ट टर्म। तो ये बेसिक है फिलिप्स कर्व का, बट स्टैगफ्लेशन इसको फॉल्सिफाई करता है। अब हमें समझ में भी आ रहा होगा क्यों फॉल्सिफाई करता है, क्योंकि स्टैगफ्लेशन तो कहता है कि इन्फ्लेशन भी हाई हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो, लो नहीं हाई हो, पर फिलिप्स कर्व कहता है इन्फ्लेशन हाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट लो, या फिर इन्फ्लेशन लो अनएम्प्लॉयमेंट हाई। तो स्टैगफ्लेशन इज, आप कह सकते हो, अ लिमिटेशन ऑफ फिलिप्स कर्व। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइनली कि स्टैगफ्लेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल स्टैगफ्लेशन? इसमें पहला वे होता है गवर्नमेंट टैक्स कट करे, दोनों साइड, प्रोडक्ट साइड एंड प्रोडक्शन टैक्स। जीएसटी लो कर दे, ये सारे टैक्सेस को गवर्नमेंट कम करे, जैसे इनकम टैक्स कम कर दिया, ताकि स्पेंडिंग बढ़े, ग्रोथ फिर से शुरू हो, मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिले, तो गवर्नमेंट टैक्स कट कर सकती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ रही है, इवेंचुअली अगर बूस्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस कम होगा, इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। सेकंड, गवर्नमेंट एड प्रोवाइड करे, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी एड प्रोवाइड करे एंड स्टेट गवर्नमेंट भी। थर्ड इज वेज कंट्रोल। गवर्नमेंट शुड ट्राई कि ज़्यादा वेजेस में इंक्रीज ना हो, ये चीज़ ना हो। क्यों? अगर वेजेस बहुत इंक्रीज हो गए, ये डिमांड बढ़ेगी, इवेंचुअली कंपनियां क्या करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करेगा, लोगों को निकालना शुरू कर देगा, ले ऑफ करना शुरू कर देगा।
तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर लॉज होने चाहिए कि वेज एक लिमिट में ही बढ़ाया जाए। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, स्पेंडिंग लेस होगी, फिर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ेंगे, वी विल सी स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो वेज कंट्रोल हो। फोर्थ, सप्लाई साइड मेजर्स लेने चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी गवर्नमेंट डील कर रही है किसके साथ, रशिया के साथ। किसके लिए? ऑयल के लिए। वो बार बार बोल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करने के लिए। ये सब क्यों? ताकि ऑयल प्राइसेस हमारे कम हो। ऑयल प्राइस कम होगा तो ओवरऑल प्राइसेस कम होंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अब हमने ऊपर बात की कि मॉनसून, तो गवर्नमेंट शुड ट्राई टू बिल्ड प्रॉपर फैसिलिटीज like irrigation. We should try to reduce our dependency reduce हो किस पे? मॉनसून पे। ठीक है, दिस इज फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट इज प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा और बूस्ट दो। ऑलरेडी हम 1991 से कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को और पर बूस्ट दो, और डीरेगुलेशन करे गवर्नमेंट, डीरेगुलेशन। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर आएगा कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी, प्राइसेस में कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, इससे प्राइसेस कम होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, स्टैगफ्लेशन कम होगा। सेवेंथ इज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो। हमने अभी आपने पढ़ा भी होगा, सेकेंड स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर डेवलप किया कल्पकम में। अगेन हम ये क्यों कर रहे हैं? हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, हम ऑयल पे डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, हम ईवी मार्केट की तरफ पुश कर रहे हैं। हम आजकल ईवीज देखने लगे हैं इंडिया में, राइट। ऑयल डिपेंडेंसी हम कम कर रहे हैं। हमें और टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और फंडिंग करनी चाहिए, R&D पे फंडिंग इंक्रीज। हमारे पास वन ऑफ द हाईएस्ट सप्लाईज, इनफैक्ट हाईएस्ट सप्लाईज ऑफ थोरियम है। वी शुड ट्राई टू बिल्ड रिएक्टर्स that use thorium as fuel, use thorium as fuel, ताकि हमारी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम हो। ठीक है, वी शुड ट्राई टू पुश फॉर ईवीज। ऑलरेडी हम देख रहे हैं ईवीज प्रमोट किए जा रहे हैं। आप अपने आसपास देख सकते हो बहुत सारे ईवीज यूज़ होते हैं। सो दिस इज ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ स्टैगफ्लेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। ये सारे पॉइंट्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, दे आर मोर देन इनफ। आप इससे मेंस का भी एक पूरा आंसर लिख सकते हो इन पॉइंट्स को यूज़ करके, एंड प्रीलिम्स का भी आप कोई भी क्वेश्चन इनसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में
मैं या फिर इसी नेक्स्ट वीडियो में PYQs डाल दूंगा स्टैगफ्लेशन के, ठीक है। अगर इससे अगर कोई और कंसेप्ट हो आपको इसमें समझ ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं वहाँ से वो कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइनली इस चैनल का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके पेपर्स का नाम होता है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़, यहाँ पे ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, जनरल। आपको बहुत डीप में नहीं जाना है किसी भी कंसेप्ट में, आपको उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। यू डोंट हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट नहीं बनना है, एक्सपर्ट नहीं बन रहा है, एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक मंत्रा यूपीएससी का क्या है? यू शुड हैव some information about many topics. You don't need a lot of information about some topics. कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए कुछ टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। एक जनरल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको ये कंसेप्ट, अगर आप कोई स्टैगफ्लेशन का क्वेश्चन आए, यू शुड नीड टू नो, यू शुड बी एबल टू derive your answer from concept, derive your answer। इसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अपना आंसर को डेराइव करने की कोशिश करिए, उसको एनालाइज करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को। कोई भी बुक प्रॉपर आंसर आपके सामने कभी नहीं रखेगी, यूपीएससी भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं देगा। यूपीएससी का आंसर आपको उन बुक्स में मिलेगा जो उस पेपर के बाद आई हो। मानो 2025 में यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, अब जो 2026 में बुक आएगी वो बुक इसके आंसर्स कंटेन करेगी। इसमें जो टॉपिक्स पूछे गए होंगे मानो इकोनॉमी के, तो इकोनॉमी की जो 2026 की बुक होगी उसमें ये सारे आंसर्स अवेलेबल होंगे। बट यूपीएससी हमेशा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है, हमें कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, बेसिक मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए, और आपको अपना आंसर डिराइव करना आना चाहिए। तो बेसिक इसमें यही है, स्टैगफ्लेशन में एम्प्लॉयमेंट भी हाई है, इन्फ्लेशन भी हाई है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है स्लो, तो उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये क्यों होता है ये मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। इससे अलग पॉइंट्स अगर आपको कुछ समझ में आते हैं, अगर वो इन क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो यू कैन राइट दिस पॉइंट, और आप उन पॉइंट्स को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू क्रॉस चेक इफ दोज पॉइंट्स आर करेक्ट और नॉट। थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल ब्रिंग मोर सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।